हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं वीरपाल वर्मा और आप हमारे साथ आज देख रहे हैं फिजिक्स का लेक्चर सेकेंड। बात करें कल की, तो कल हमने सिलेबस की बात की थी कि हमारा जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ फिजिक्स का सिलेबस है वो क्या है। तो हमने देखा था कि जो हमारा सिलेबस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला पार्ट ए और जो दूसरा पार्ट था वी। पहले पार्ट का जो नाम था मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, और जो सेकंड पार्ट था हमारा इसका नाम था न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। ये हमारे दोनों पार्टों के नाम थे। उसके बाद हमने देखा कि प्रत्येक पार्ट में चार चार यूनिट को डाला गया है, यानी कि पार्ट ए में 4 यूनिट्स रखी गई और पार्ट बी में भी 4 यूनिट्स रखी गई। और इसमें क्या क्या था ये हमने कल बात कर ली। आज हम इसके आगे जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट हमारी जो है जिसका नाम वेक्टर अलजेब्रा, हिंदी में बोलते हैं बीज गणितीय सदिश। फर्स्ट यूनिट ऑफ फिजिक्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर इज वेक्टर अलजेब्रा, हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय सदिश। इसकी सिलेबस की हमने बात कर ली थी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो जो हमें पढ़ना है। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट से, और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि पूरा चैप्टर हमें वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में जानकारी देगा कि कैसे उनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे ऐड करेंगे और कैसे इनकी प्रोडक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद इनके टाइप भी आएंगे। हम 2D में पढ़ेंगे और कुछ 3D में पढ़ेंगे इनके कार्टेशियन सिस्टम और कंपोनेंट सिस्टम को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा पहला पॉइंट है मेजरमेंट, जिसकी हमने कल चर्चा कर ली थी कि मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है। इसके आगे से हमें स्टार्ट करना है। मेजरमेंट में हमने देखा था कि क्या होता है, मापन कैसे किया जाता है, मापन होता क्या है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हम मापन करना चाह रहे हैं, जिसका भी कोई भी मतलब पदार्थ हो गया, कोई भी वस्तु हो, तो उसका जो संख्यात्मक मान आते हैं, जो भी हम प्रेक्षण करते हैं उसका जो संख्यात्मक मान आता है उसको हम बोलते हैं मापन। उसके बाद हम बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज इसको बोलते हैं भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियां, ये क्या होती हैं। तो बात करें राशियों की, तो ये करती क्या है। अभी हमने जो मापन किया वो मापन जिन पदार्थों को व्यक्त करेगा वो पदार्थ कहलाएंगे फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि ये क्या करते हैं, पदार्थ जो होता है उसकी मात्राओं को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि पदार्थों की मात्राओं को प्रदर्शित करती।
यानी जो भौतिक राशियां होती हैं वो पदार्थों की मात्राओं को प्रदर्शित करती हैं। जैसे कि हमने बात किया था कि मान लीजिए 50 लिखा हुआ है, 50 लिखा, अब ये क्या है, इसकी मात्रा किस पदार्थ को व्यक्त करेगी, क्या बताना चाह रही है। तो ये जो 50 है कि जिस राशि को व्यक्त करेगा, जिस पदार्थ को व्यक्त करेगा उसको हम बोलेंगे भौतिक राशि। मान लीजिए कि किसी का मास बता रहा है, यानी कि ये किसी का द्रव्यमान बता रहा है, तब यहाँ पे जो द्रव्यमान हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, भौतिक राशि हो जाएगी। अब यही 50 मान लीजिए कि दूरी को बता रहा है, यही 50 अगर दूरी को बता रहा है तो ये दूरी क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। अब यही है 50 अगर किसी की चाल को बता रहा है या वेग को बता रहा है कि 50 मीटर प्रति सेकंड, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो चाल है ये वेग है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। तो बच्चों ये क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो ये किसी पदार्थ की मात्राओं को प्रदर्शित करती है। यानी तो मात्राओं के जरिए हम जिन पदार्थों को बताना चाहते हैं वही पदार्थ क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। उसके बाद इनके भी होते हैं टाइप, ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और दूसरी ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। जो फिजिकल क्वांटिटीज, इनके दो टाइप होते हैं, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल इसको बोलते हैं मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज को बोलते हैं मूल राशियां। और जो ड्राइव्ड होता है इसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। अब ये फंडामेंटल राशियां क्या होती हैं और ड्राइव्ड राशियां क्या होती हैं, बात करें इनकी तो ये स्वतंत्र होती हैं, यानी ये खुद बनी है, किसी अन्य की सहायता से बनी नहीं, ये अपने आप से ही, जैसे कहते हैं ना सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु, परमाणु से क्या बनता है, अणु। तो यहाँ पे हम परमाणु मान सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को। ये एक शुरुआती स्टेज है, ये एक शुरुआती स्टेज है, मतलब कि ये स्वतंत्र होती है, किसी पर निर्भर नहीं होती है, किसी पर निर्भर नहीं होती है, ये स्वतः उत्पन्न हुआ मान सकते हैं। कि जब हमने खोज की तो सबसे पहले इनको हमने मूल राशियों के, मूल राशियों मतलब सबसे पहले इन्हीं की खोज की गई, सबसे पहले इन्हीं के बारे में जानकारी प्राप्त की, सबसे पहले यही उत्पन्न मानी जाती हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं मूल राशियां या सबसे पहले उत्पन्न या क्रिएट मानी जाती है। सबसे पहले क्रिएट मानी जाती है, यानी ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती, ये जब हमने खोजा इनको तो सबसे पहले हमने इन्हीं को नाम दे दिया, इसीलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल यानी मूल राशियां। तो कोई भी राशि है उसका मूल इन्हीं से होता है, अन्य राशियां क्या होती हैं, इन्हीं की राशियों से सहयोग से ही बनती हैं। बात करें ड्राइव्ड क्वांटिटीज, तो ये क्या होती हैं, ये ऐसी राशियां होती हैं जो इन मूल राशियों के सहयोग से ही बनती हैं, यानी ये मूल राशियों के
सहयोग से बनती है, अर्थात ये अन्य राशियों पर निर्भर होती है। अन्य राशियों पर निर्भर होती है, यानी ये जो व्युत्पन्न राशि होती है किसी दूसरी राशि के सहयोग से बनी है, किसी दूसरी राशि के सहयोग से बनी। मान लीजिए कि आप बड़े होकर के आपकी जॉब लग गई, आप खुद कमाना स्टार्ट कर दिए, तो अब क्या होगा, अब आप स्वतंत्र हो जाएंगे, किसी दूसरे यानी माँ बाप के ऊपर अब उन पर डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि अब आपने स्वतः अपना कमाना स्टार्ट कर दिया है। तब आप जो भी करेंगे अब अपने पैसे से करेंगे, तो आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। लेकिन व्युत्पन्न राशियां, मान लीजिए कोई बच्चा है, जब तक वो माँ बाप के ऊपर निर्भर रहता है तो वो मान लीजिए व्युत्पन्न राशियां किसी दूसरे पर निर्भर, भाई मूल राशियां, इनके मूल कौन है, पेरेंट्स हो जाएंगे। ये जो व्युत्पन्न राशियां इनके मूल कौन हो जाएंगे, पेरेंट हो जाएंगे, पेरेंट पर डिपेंड रहेंगे। तो उसी प्रकार ये जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती है फंडामेंटल राशियों पर ही डिपेंड होती हैं। इनका स्वतः कोई भी मतलब एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये स्वतः निर्भर ही नहीं करती, ये निर्भर करेंगी फंडामेंटल राशियों पर। इसीलिए इनको बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी, मतलब ये किसी के द्वारा उत्पन्न की गई। किसी अन्य राशि के द्वारा उत्पन्न, किसी अन्य राशि के द्वारा ये उत्पन्न की गई है, ये किसी अन्य राशि के द्वारा उत्पन्न की गई है। इसीलिए इनको बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज और इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं, तो इसमें जैसे लंबाई, तो किसी पदार्थ को अगर मापना है उसकी लंबाई क्या, तो नॉर्मल सी बात है, उसको लंबाई के टर्म्स में देख के करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लंबाई क्या है, मूल राशि हो गई, ये किसी अन्य से नहीं बनी, इसका खुद का एग्जिस्टेंस है, स्वतः अपने आप से क्रिएट हुई। जब हमने खोजा तो हमने जब इस प्रकार से देखा तो हमने सबसे पहले यही नाम दिया। अन्य जो भी मापेंगे उसको हम व्युत्पन्न में मापेंगे, वो इनके सहयोग से बनेंगे, व्युत्पन्न राशियां होंगी उनको कहेंगे। तो मूल राशि, तापमान हो गया, तापमान को मापते किस में, भाई डिग्री सेल्सियस में मापेंगे या केल्विन में मापेंगे, तो तापमान क्या हो गया, मूल राशियां होगी। तो इस प्रकार से उसके बाद ये तो बात हुई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। अगर और भी एग्जांपल हम देखना चाहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज में, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो इसमें मान लीजिए कि लंबाई होगी, लंबाई होगी, तापमान हो गया और समय हो गया, वैद्युत धारा हो जाएगी, वैद्युत धारा हो जाएगी, ज्योति तीव्रता हो जाएगी, पदार्थ की मात्रा हो जाएगी, लंबाई हो गया, तापमान हो गया, समय हो गया, वैद्युत धारा होगी, ज्योति तीव्रता होगी और पदार्थ की मात्रा। एक राशि और बचती है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, ये किसी वस्तु का भार होता है, उसका वेट होता है। तो ये 7 राशियां हैं, ये 7 राशियां हैं, इन 7 राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज इन 7 को कहते हैं। अब बात करें जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज थी जो हमने देखी थी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज में क्या हो जाएंगे, अब ये राशियां इनके सहयोग से बनेंगी, जैसे वेग,
भाई वेग में क्या आता है, मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक इसको हम जिसमें मापते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो देखो यहाँ मीटर भी आ रहा है, सेकंड, तो क्या करनी, दो मूल राशियों से मिलकर बन रही है। एक तो लंबाई से मिलकर के बन रही है, ये लंबाई से मिलकर के बन रही है, और ये समय से मिलकर के बन रही है। तो मैंने अभी जैसा कहा, ड्राइव्ड क्वांटिटी जो होती है वो मूल राशियों के संयोग से बनती है। तो ये इनके वेग से संयोग से बन रही है, ठीक है, इनके संयोग से बन रही है। एक मिनट बच्चों, हाँ, ड्राइव्ड क्वांटिटी इनके संयोग से बनती है। और अगर हम बात करें, बल हो गए, कार्य हो गए, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी राशियां बन रही। इन सात के अलावा बाकी जो भी हम देखेंगे वो सब क्या होंगी, ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज ही होंगी। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं यूनिट। यूनिट, यूनिट क्या होता है, यूनिट को हम बोलते हैं मात्रक। यूनिट को क्या बोलते हैं बच्चों, मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मात्रक। अब मात्रक क्या होता है बच्चों, इसको ध्यान से देखना है। जैसे कि अभी हमने बात की वेग, वेग को हमने काम किस में मापेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो वेग को माप रहे हैं हम किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। इससे मिलकर के क्या बन रहा है, वेग। तो जैसा कि लिखा है, डिनोट्स द टर्म ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी पदार्थ है उसकी मात्रा को हम जिन पदों में व्यक्त करते हैं, मैं लिख देता हूं, किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की मात्रा को जिन पदों में, किसी पदार्थ की मात्रा को जिन पदों में, सॉरी क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हम बात कर रहे थे मात्रक, यूनिट्स, मात्रक। इसमें हमने लिखा क्या करते, पदार्थों की मात्राओं, पदार्थों की मात्राओं को, पदार्थों की मात्राओं को मात्राओं को जिन पदों में व्यक्त करते हैं, पदार्थों की मात्राओं को जिन पदों में व्यक्त करते हैं उनको हम मात्रक कहते हैं। दैट इज कॉल्ड यूनिट्स, ठीक है। तो पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो गया, उसको, उसकी जो मात्रा है, उसके मात्रा को हम जिन पदों में व्यक्त करेंगे उनको हम बोलेंगे मात्रक। जैसे दूरी, दूरी का मात्रक, हम दूरी को किस में मापते हैं बच्चों, मीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो यहाँ पे मीटर क्या हो जाएगा, दूरी की जो मात्रा होगी इसको हम किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। तो मीटर जो है वो दूरी का मात्रक है। अभी हमने देखा था वेग, इसको हम किस में मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मात्रक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पद होते हैं, जो भी टर्म्स होते हैं, उनकी जो भी टर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, पदार्थ की मात्राओं को व्यक्त करते हैं। मीटर क्या व्यक्त कर रहा है, दूरी का मात्रक को। मीटर प्रति सेकंड क्या कर रहा है, वेग के मात्रा को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थों की मात्राओं को हम जिन पदों में व्यक्त करेंगे वो पद क्या कहलाएंगे, मात्रक कहलाएंगे। नेक्स्ट, अब आ गई हमारी क्वांटिटीज, राशियां। क्वांटिटीज क्या होती है इनको देख लेते हैं। क्वांटिटीज को बोलते हैं राशियां। राशियों की तो हम बात कर चुके हैं, क्या होती है, वही फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें हमने बात की थी फंडामेंटल राशियों की और व्युत्पन्न राशियां, यानी ड्राइव्ड राशियों।
अब यहाँ पे राशियों की बात करें बच्चों, हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये दो प्रकार की बन जाती हैं। एक तो बनती हैं सदिश राशियां, एक तो बनती हैं सदिश राशियां, और दूसरी बच्चों बनती हैं अदिश राशियां, अदिश राशियां, दूसरी बनती हैं अदिश राशियां। इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियां और सदिश राशियां, बात करें बच्चों सदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां क्या होती हैं, तो बच्चों ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी राशि, कोई भी ऐसी राशि जिसमें क्या हो, उसका परिमाण भी हो, ठीक है, और दिशा भी हो, परिमाण भी हो और दिशा भी। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड हो इसमें, और दिशा का मतलब डायरेक्शन हो। तो अगर किसी भी राशि में दो चीजें मिलती हैं, मॉड मिल मतलब मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण मिल रहा है, और दिशा यानी डायरेक्शन मिल रही, तब वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। मैग्नीट्यूड का मतलब बच्चों किसी का मान, किसी का मान, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज है 5 ग्राम की है, तो बच्चों ये तो इसका मान हो गया। मैग्नीट्यूड जो होता है एक प्रकार का मान ही होता है, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान होता है। किसी वस्तु का वेट है 5 ग्राम, तो ये 5 ग्राम क्या है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड है। अब इसमें आपको डायरेक्शन कहीं नहीं दिख रही है, डायरेक्शन कहीं नहीं दिख रही है। तो इस प्रकार से अगर डायरेक्शन नहीं दिख रही है तब वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटीज नहीं। लेकिन कुछ राशियां ऐसी होती है जिसमें जो दिशा होती है वो छुपी रहती है, ठीक है, वो छुपी रहती है, जैसे भार। तो भार तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना है, इसमें तो केवल वेट दिया होगा, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन होती है हमेशा नीचे। भार कहाँ दिखता है भाई, भार तो नीचे की ओर लगता है, पृथ्वी। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरा भार किसकी ओर है, पृथ्वी की ओर है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्शन तो फिक्स है, तो जहां पर डायरेक्शन फिक्स होती है वहां पर डायरेक्शन दी नहीं जाती है, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। तो कोई भी राशि, जैसे किसी से कह दिया जाए आपको 5 किलोमीटर पूरब में चलना है, 5 किलोमीटर पूरब में चलना है, तो बच्चों यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5 किलोग्राम, और सॉरी 5 किलोमीटर, और डायरेक्शन क्या होगी, पूरब। तो यहाँ पे क्या है, ये 5 किलोमीटर पूरब, तो ये क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन भी हो गई इसमें, और क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड भी हो गया। और बच्चों अगर बात करें तो जैसे वेग मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड। तो वेग तो सदिश राशि है, क्योंकि समय के साथ इसकी स्थिति बदल जाएगी, और इसकी डायरेक्शन तो फिक्स होगी, किसी न किसी डायरेक्शन में तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि वेग क्या होता है, एक यूनिफॉर्म कह सकते हैं, यूनिफॉर्म एक मोशन होती है, ठीक है। ऐसे मैं अगर गति कर रहा हूँ, ऐसे गति कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म एक समान स्पीड से मैं चल रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, वेग होगा, लेकिन हमारी डायरेक्शन तो तय है ना, हम किधर चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वेग सदिश हो जाएगा। अगर केवल केवल दूरी की बात कर ली जाए, केवल दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर, तब बच्चों ये सदिश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड है, ठीक है। बात करेंगे अदिश राशि की, अदिश राशि क्या होती, तो बच्चों बस ये वाली समझ में आ गई तो ये भी आ जाएगी। इसमें क्या होता है बच्चों, केवल परिमाण होता है इसमें, परिमाण, यानी कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं अदिश, मतलब आ और दिश, दिशा नहीं है इसमें, दिशा नहीं है, तो दिशा भी नहीं है। इसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड यानी केवल इसका मान होता है अपना, और इसमें डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसमें दिशा नहीं होती, इसमें क्या होता है, परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्शन नहीं। तो ये होती है क्वांटिटी। बात करें एग्जाम्पल की, तो ये है वेक्टर क्वांटिटीज। क्या क्या होती हैं, एग्जाम्पल मैंने बता भी दिया बच्चों। इसमें वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशियां, इसके एग्जाम्पल में हमने कुछ लिखा है, कुछ एग्जाम्पल दिए, क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट,
विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है बच्चों? एक न्यूनतम दूरी होती है किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी पिंड के द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी। जैसे मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पर, इससे कहते हैं थोड़ा सा खिसक जाओ भैया, तो इसकी तो डायरेक्शन फिक्स है ना, इधर तो खिसकेगा ही ना। खिसकेगा किधर? जिधर जगह होगी। तो मान लीजिए इधर जगह थी, इधर भी लोग बैठे हुए हैं, इधर भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा गैप था तो इधर इधर खिसक गया, तो इसकी डायरेक्शन तो बच्चों तय थी। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि जो विस्थापन है ये सदिश राशि, क्योंकि इसमें डायरेक्शन क्या है, चूंकि अंडरस्टूड है, तो ये क्या है? सदिश। वेलोसिटी वेग है बच्चों, इसकी बात हम कर चुके हैं। एक्सीलरेशन त्वरण, त्वरण हिंदी में बोलते हैं एक्सीलरेशन को त्वरण, ये वेग का ही बड़ा भाई है। तो जो वेग सदिश है तो भाई ये त्वरण भी सदिश होगा। फोर्स, बल, तो भैया बच्चों बल का तो ध्यान रखना है, बल कैसी राशि है? सदिश राशि। क्यों? हम बल लगा रहे हैं, इस पर बल लगाएंगे तो हमारी डायरेक्शन तय है कि हम इस पर लगा रहे हैं, इधर की ओर लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये सदिश हो जाएगा, क्योंकि अभी बोला ना भार और बल लगभग समान है। दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? अंडरस्टूड होती है, फिक्स होती है। कोई ट्रक खड़ा हुआ है, आप उसको धक्का देना तो आपकी डायरेक्शन तो तय है ना, उसको किधर धक्का देना है। भले ही आपको ना बता दें, आपसे कह दिए इतना बल लगाना, डायरेक्शन फिक्स है बच्चों उसमें, ठीक है, तो उसमें डायरेक्शन फिक्स हो गई है। तो बल क्या है? सदिश। आगे लीनियर मोमेंटम, इसको बोलते हैं रेखीय संवेग। रेखीय संवेग P इक्वल टू एम भी कह देते हैं, जहां पर m क्या है? ये मास है इसका, यानी कि द्रव्यमान हो गया, और b क्या हो गया? वेग हो गया बच्चों। तो रेखीय संवेग भी क्या है? सदिश राशि। इम्पल्स, ये क्या है बच्चों? इसको हम बोलते हैं आवेग। कल मैंने बताया था आवेग को आयट से डिनोट करते हैं, और इसमें अगर हम बल का समय के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आवेग के बराबर, क्योंकि बल आया है सदिश राशि तो ये भी सदिश बन जाएगा बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं बच्चों वैद्युत क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वैद्युत क्षेत्र। मान लीजिए कोई तार है, इसमें होकर के धारा बह रही, धारा बह रही है, धारा के बहने के कारण इसमें एक प्रभाव इसके चारों ओर उत्पन्न हो जाता है इस तार के। तो यहाँ पे इस तार के चारों ओर इस धारा के बहने का जो प्रभाव होता है, जिस एरिया तक जाएगा उसका जो क्षेत्र हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे बच्चा वैद्युत क्षेत्र। और इसकी भी बच्चा डायरेक्शन फिक्स होगी, इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, तो डायरेक्शन फिक्स है ना, इसीलिए वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया? एक सदिश राशि होगी। अगला ये आ गया बच्चों स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज ये क्या होती है बच्चों? डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हुआ? कोई बात नहीं। एक मिनट बच्चों देख लेता हूँ, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। स्केलर क्वांटिटीज में जैसे दूरी आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, और चाल भी होता है। वेग का एक सूक्ष्म रूप होता है बच्चों, वेग का ही एक सूक्ष्म रूप होता है चाल। इसको हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। उसके बाद बच्चों बात करें तो द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है भाई? ये तो मास होता है, वेट होता है, ठीक है, लेकिन ये संख्यात्मक वैल्यू है केवल, इसमें डायरेक्शन तो है नहीं। अगर किसी वस्तु की भार की बात क्या है, तो ये भी एक प्रकार का भार ही, लेकिन जब भार कहीं अलग स्वतंत्र रूप से होता है तब वो उसकी डायरेक्शन फिक्स हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, एक कॉमन वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। बाकी समय की बात करें बच्चों, समय भी कैसी राशि है बच्चों? समय भी अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है।
उसके बाद इसमें हमने बात की चाल की, कार्य हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चों अदिश राशियां, ये अदिश राशियां, ठीक है, ये अदिश राशियां। आगे बात करते हैं। अब आता है हमारा यहाँ से वेक्टर। वेक्टर इसको बोलते हैं सदिश। इस सदिश क्या होता है, अभी तो हम बहुत वेक्टर वेक्टर चिल्ला रहे थे, बात कर रहे थे, वेक्टर होता क्या है अब इसको समझते हैं बच्चों। इस प्रकार से जब कोई साइन होता है इसको बोलते हैं वेक्टर, इसको बोलते हैं वेक्टर। यहाँ पर बच्चों जो इसकी लेंथ है, लेंथ का मतलब जो इसकी लंबाई है वो क्या बता रही है, इसकी लंबाई बच्चों क्या बता रही है, मैग्नीट्यूड बता रही है, यानी कि परिमाण बता रही है कि इसकी वैल्यू कितनी, कितना लंबा है, कितनी इसकी वैल्यू है। तो ये मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बता रही है इसको। और इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है इधर की ओर, इसकी जो डायरेक्शन है इधर की ओर, वो क्या बता रही है बच्चों, वो ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी, कोई राशि होगी, उसकी डायरेक्शन को बताएगी, ठीक है, ठीक है। तो एरो की दिशा, ठीक है, वेक्टर की दिशा, वेक्टर की जो दिशा है वो राशि की दिशा बताएगी, राशि की दिशा बताएगी। तो बच्चों ये जो एरो होता है इसको हम बोलते हैं वेक्टर, और इसकी लंबाई क्या करेगी, परिमाण को बताएगी, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन को बताएगी। उसके बाद बच्चों अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की। अब वेक्टर कितने प्रकार, तो वेक्टर बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ हम बात करेंगे या इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है उसकी बात कर लेंगे यहाँ पे। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार यानी सदिश के प्रकार, इनकी हम बात कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहला हमें जो टाइप पढ़ना है वो है बच्चों इक्वल वेक्टर। क्या है बच्चों, इक्वल, सॉरी, ओके, इसको बोलते हैं समान सदिश, समान सदिश। इसमें क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब चूंकि वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, लेकिन होगा का, इसका जो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इक्वल यानी समान। तो इनकी जो दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी परिमाण और दिशा, ये क्या होगा भाइयों, समान होगा, समान होगा, परिमाण और दिशा समान होगी। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है, ऐसे करके अगर इनकी डायरेक्शन, अगर इनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है, सभी की डायरेक्शन एक ही है और इनका परिमाण भी एक ही, तब ये तीनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार की जो कंडीशन बनती है इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर, समान सदिश। अगला दूसरा है हमारा नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर। नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर, इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक या विपरीत सदिश, ऋणात्मक या विपरीत सदिश। इसमें क्या होगा, कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो सेम होता है पर डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट होती है। मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब क्या होगा, इन दोनों की जो मान है, जो मैग्नीट्यूड है वो तो समान है, लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी दिख रही है, यहाँ पर डायरेक्शन दिख रही है पॉजिटिव, इधर की ओर जा रहा है और ये इधर की ओर आ रहा है। तब अगर ऐसी स्थिति होती जिसमें वेक्टर ए और बी के चाहे कितने भी वेक्टर हो, अगर उनके मॉड, इनका जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, तब वो क्या कहलाएंगे, नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरा, एक वेक्टर ए है,
एक ये है, एक ये है और एक ये जा रहा। तो भाई ये वेक्टर तो सब समान ही, लेकिन इन तीनों, ये तीन तो समान है, इन तीनों का इसके सापेक्ष अगर देखें तो ये ऋणात्मक जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। तो ऐसी स्थिति बनती है, इसमें क्या कह सकते हैं, परिमाण समान होते हैं, परिमाण समान होते हैं पर दिशाएं अलग अलग होती हैं, यानी विपरीत होती हैं, अलग या विपरीत होती हैं। तो ऐसी अगर कंडीशन बनती है तो उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो हमारा होगा नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसको बोलते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश। अब एकांक सदिश को कैसे निकालते हैं, इसको हम ऐसे भी प्रदर्शित करते, मान लीजिए कोई ए क्वांटिटी है तो उसको हम ऐसे प्रदर्शित कर देंगे कैप लगा करके। इसको क्या बोलेंगे, इसको कैप बोलेंगे। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं ऐसे, सदिश बटे में सदिश का सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण, यानी ऊपर पूरा वेक्टर लिखा जाएगा, सदिश लिखा जाएगा, नीचे क्या होगा, सदिश का परिमाण यानी इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। मान लीजिए ये कोई आर कोई वेक्टर है, इसका ये मान दिया है वाई जे कैप और जेड के कैप। तो यहाँ पर ऊपर तो पूरा सदिश लिखना है, नीचे क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, उसको हम ऐसे निकालेंगे, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का गुणांक स्क्वायर, कॉफिशिएंट को गुणांक बोलते हैं, प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। ये जो के कैप जे कैप आई कैप है, इनके जो साथ वाले हैं जेड वाई एक्स, ये इनके गुणांक कहलाते हैं। इन तीनों के अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ देने पर इनका अगर रूट निकाल लेते हैं तो वही इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो इसको हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं एकांक सदिश को। एकांक सदिश यहाँ से ये भी हमें दिख रहा है कि परिमाण कितना होगा, एक हो सकता है इसका परिमाण, लेकिन जो रियल तरीका है इसकी डायरेक्शन भी निकाली जा सकती है इसी तरह से, इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एकांक सदिश को हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, सदिश बटे में सदिश का परिमाण। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट बात करें जीरो वेक्टर, इसको बोलते हैं शून्य सदिश, इसको बोलते हैं शून्य सदिश, शून्य सदिश। अब नाम से स्पष्ट है शून्य सदिश, यानी कि इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा परिमाण। जब परिमाण शून्य हो गया तो पूरा वेक्टर ही शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो है हमारा पैरेलल वेक्टर, इसको बोलते हैं समांतर सदिश, इसको बोलते हैं बच्चों समांतर सदिश। इसका एक दूसरा नाम है कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, समपाती भी बोल देते हैं, समपाती सदिश। इसमें होता क्या है बच्चों, कह रहे हैं एंगल 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल ये इस प्रकार से सदिश लिखे हुए हैं, सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी और सदिश डी। ये एक दूसरे के कैसे हैं बच्चों, बिल्कुल समांतर, ये एक दूसरे के समांतर हैं, तो हम इनको बोलते हैं समांतर सदिश, समांतर सदिश बोल देते हैं इनको। तो इस प्रकार की जब कंडीशन होती है तो इसको बोलते हैं समांतर सदिश। इनके बीच में देखो कोई एंगल दिख रहा है, कुछ नहीं होगा तो 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री नहीं होगा तो 180 डिग्री। 180 डिग्री कब बनता है, एक किधर जा रहा है, एक किधर जा रहा है, तब यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच की पूछ रहे हैं तो 0 डिग्री बन जाएगी। 0 डिग्री तो कोई भी पॉइंट होता है बच्चों,
ठीक है, कोई भी पॉइंट ऐसे एक सरल रेखा में कोई पॉइंट है तो वो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में क्या होगा, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, रहेंगे तो समांतर ही पर अपोजिट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इनके बीच जो एंगल होता है 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। इसको बोलेंगे हम पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर। तो दूसरी कंडीशन क्या है, ये समांतर भी होने चाहिए, समांतर, समानांतर, ठीक है, या समांतर, समांतर होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। तो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या देखा है, हमने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, और ये पैरेलल पढ़ा है, शून्य वेक्टर हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद ऋणात्मक वेक्टर हम पढ़ चुके हैं बच्चों। आगे हमारा कोप्लेनर वेक्टर, इसको हम बोलते हैं समतलीय सदिश, समतलीय सदिश। समतल नाम से ही समझना कि इनके जो तल होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, इनके जो तल होते हैं वो समान होते हैं, मतलब पूरे एक ही प्लेन से सारे निकलते हैं, पूरे एक ही प्लेन से निकलते हैं। मान लीजिए ये कोई एक प्लेन है, कागज ले लीजिए या कोई प्लेन लीजिए, एक तल हो गया, अब सारे वेक्टर यहाँ से निकल रहे हैं, ऐसे इसी प्लेन में है सारे वेक्टर, ठीक है, ऐसे। तो इन वेक्टर्स को हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलेंगे बच्चों, कोप्लेनर वेक्टर, यानी ये एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या है, ये एक ही तल में स्थित होते हैं। तो एक ही तल में जब कोई वेक्टर स्थित होते हैं उनको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। अगला है हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इसको हम बोलते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश। अब चूंकि एकांक सदिश है तो इनका परिमाण क्या होगा बच्चों, इनका परिमाण होगा 1, यानी इनका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा 1, बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से कैसे होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे, लंबवत, एक दूसरे के लंबवत होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स अक्ष और ये जेड अक्ष, ये एक्स अक्ष, तो मान लीजिए इसका कोई है एक्स आई और इसका वाई जे और इसका जेड के कैप, ये इनके वेक्टर्स हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। अगर इनके परिमाण 1, अगर इनके परिमाण 1 है, अगर इनके परिमाण 1 है और ये एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत है, तब हम इनको बोलेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यानी कि लंब कोणीय एकांक सदिश, ठीक है। और लंब कोणीय, और ये परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि ये एक्स वाई और जेड अक्षों पर, जेड अक्षों पर है, और ये तीनों ही अक्ष, ये तीनों ही एक्सेस, तीनों ही अक्ष एक दूसरे के लंबवत हैं। तो जब अक्ष लंबवत हैं तो इन पर जो वेक्टर हैं ये भी कैसे होंगे आपस में, ये परपेंडिकुलर होंगे, और इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तब ये हो जाएंगे लंब कोणीय एकांक सदिश। अगला है हमारा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में हम देखते हैं कि मान लीजिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, यहाँ पर
कोई एक वेक्टर है और ये हो जाएगा हमारा एक मूल बिंदु, इसको हमने वो डाल देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्या, स्मॉल आर से कैप लगा करके, तब ये क्या बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा। ये पॉइंट कोई पी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर कोई भी पॉइंट मूल बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित है, तब मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी जो स्थिति होती है, इस पॉइंट की मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति होती है, इसके वेक्टर को ही हम बोल देते हैं पोजीशन वेक्टर। तो लिखा है कि रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी कि संविधान। तो संविधान क्या होता है, तो संविधान मूल सिद्धांतों का दस्तावेज है। मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सिद्धांतों का मूल बिंदु के सापेक्ष दस्तावेज है आपके, जिसको हम कह सकते हैं कानूनी दस्तावेज है। कानूनी दस्तावेज यानी कि जिसके द्वारा किसी संगठन, प्रदर्शित, किसी संस्था, प्रदर्शित, किसी संगठन को चलाते हैं, करता है। ये किसी पोजीशन संस्था वेक्टर को क्या होता चलाते है, हैं, ये मूल बिंदु या के किसी सापेक्ष निकाय को पॉइंट चलाते की हैं, स्थिति को बताता है। जब स्थिति को बताता है, जिसके द्वारा राज्य जो है इसको बोल अभी देते हैं स्थिति शासित होते हैं, तो हम हिंदी में उसको इसको ओवरऑल बोलते क्या हैं कहते हैं, स्थिति उसको हम संविधान कहते हैं। सदिश। यानी कि संविधान जो है वो किसी भी देश का सदिश। कानूनी दस्तावेज है। स्थिति अगर हम को थोड़ी सी बताता बात कर है। लेते हैं भारतीय संविधान की, तो अगला है भारतीय हमारा संविधान जब बना था तो उसमें कुल displacement मिला के आपके 395 कह सकते हैं कानूनी दस्तावेज है। 395 अनुच्छेद तो टोटल मिला के, लेकिन वर्तमान समय अगर हम भारतीय संविधान को जिसके द्वारा तो 400 संगठन, 50 से अधिक अनुच्छेद हैं। किसी संस्था यानी कि अगर अप्रोक्स की बात करें, संगठन को चलाते हैं आपके 470 अनुच्छेद हैं वर्तमान किसी संस्था को चलाते हैं या किसी निकाय को चलाते हैं। बात कर लेते हैं कि संविधान मान लीजिए आखिर होता किसके द्वारा, राज्य जो है, तो संविधान जो होता है वो आपका विभिन्न प्रकार का ओवरऑल क्या कहते हैं, उसको हम संविधान कहते हैं। यानी कि संविधान जो है वो किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है। अगर हम थोड़ी सी बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान जब बना था तो उसमें कुल मिला के आपके 395 दो प्रकार का होता है। जैसे लिखित संविधान 395 अनुच्छेद तो मिला के, लेकिन वर्तमान समय अगर हम भारतीय संविधान को देखें संविधान तो 450 का जो संविधान हो गया, होता है यानी कि इसने अपनी यानी कि अगर स्थिति को क्या किया, बदल लिया, यहाँ से यहाँ चला गया। तो जब इसकी स्थिति डिस्प्लेस हो गई, विस्थापित हो गई, तो इसीलिए हम इसको विस्थापित संविधान संविधान होता जिसके संविधान जो होता है वो आपका दो प्रकार का संविधान कहते हैं, और जिसके लिखित रूप में दस्तावेज नहीं होते उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अलिखित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान मौलिक संविधान भी कह सकते हैं। विस्थापन मौलिक इसकी स्थिति क्या हो रही, विस्थापित संविधान पहले जो होता है वो आपका दो भी कहते हैं। जैसे लिखित संविधान सबसे पहले करते हैं, लिखित संविधान यानी कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का होगा, तो प्रथम लिखित संविधान विश्व का आपका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका का जो संविधान है प्रीवियस स्टेट टू विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, अवस्था से यानी अमेरिका का जो संविधान है विस्थापन, यानी कि इस संविधान को हम मौखिक संविधान भी बोल सकते हैं। यानी कि जिसके लिखित रूप में दस्तावेज होते हैं उसको हम लिखित संविधान कहते हैं, और जिसके लिखित रूप में दस्तावेज नहीं होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अलिखित संविधान कहते हैं। तो अलिखित संविधान मौलिक संविधान भी बनाया गया था 4 मार्च, मौलिक संविधान 1789 भी कहते हैं। तो हम बात सबसे पहले 1789 को बनाया गया, यानी कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का होगा, तो प्रथम लिखित संविधान विश्व का आपका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो अमेरिका का जो संविधान है मान कैसे निकलेगा, तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, उसमें से दूसरी वाली स्थिति घटा दी, यानी कि जो अमेरिका का जो संविधान है दूसरी वाली में से पहली वाली घटा दी, जो भी बड़ी है। यहाँ पे अंतर निकाला जाता है, अंतर विश्व का प्रथम कैसे निकालते हैं, बड़े वाले मान में से छोटा वाला मान घटाया, लिखित संविधान है। ये हो गया विस्थापन सदिश। नेक्स्ट है हमारा लिखित संविधान है, जिसको अपनाया गया था 4 मार्च वेक्टर को 1789 में। वेक्टर इसको बोल 4 मार्च 1789 को अपनाया गया था। तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। अमेरिका की कैपिटल की बात करेंगे तो अमेरिका की कैपिटल है आपकी वाशिंगटन डीसी। मुद्रा की बात करेंगे तो वो आपकी डॉलर है। तो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में भी कई चीजों को ग्रहण किया गया। तो भारत विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है वो आपका अमेरिका का संविधान है, जिसमें प्रारंभिक सदिश क्या होते हैं,
एक ही पॉइंट से, अमेरिका जो है, अमेरिका से भारत में कई सारे तत्वों तत्वों को ग्रहण भी किया है। अलग अलग, तो अमेरिका का संविधान जो है वो भी आपके कई पार्टों में है। जैसे ये हो गया, ये 4 पार्टों में डिवाइड किया गया था। जैसे पहला जो पार्ट था वो था नागरिकों के अधिकार से, जब सदस्य तो पहला पार्ट था हमारे नागरिक के अधिकार, यानी कि जितने भी अमेरिका में सिटीजन लोग रहते हैं, यानी कि सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता जो भी लोग रहते हैं उन सभी का अधिकार है सबसे पहले। दूसरी जो बात करेगी वो करेगी ये शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कि शक्तियों के एक ही पृथक्करण बिंदु से का सिद्धांत, एक ही यानी कि जो अमेरिकी संविधान है उसमें शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भी शामिल है। नंबर 3 आपका एक ही न्यायिक अवधारणा भी शामिल है, यानी कि न्यायिक अवधारणा यानी कि जुडिशरी भी शामिल है आपकी, मूल बिंदु से निकलने वाले सदस्य। तो सबसे पहला आपका नागरिकों के अधिकार शामिल है, दूसरा आपका शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत शामिल है, तीसरा आपकी न्यायिक अवधारणा शामिल है, और चौथा उसमें राज्य का स्वरूप शामिल है। मूल बिंदु एक ही हो, राज्य का स्वरूप भी इसमें पूरी तरह से शामिल है। तो 4 अवधारणाओं को व्यक्त करता है आपका यूएसए का संविधान। तो यूएसए का संविधान संसार का सबसे पहला यानी कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, और विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान भी इसी को कहा जाता है। तो संक्षिप्त संविधान भी है, उसका मेल बिंदु समान होता है, तो उसको बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे कि अमेरिकी संविधान में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा सकता है, तो अमेरिकी संविधान में अभी तक 27 बार संशोधन किया जा चुका है। सबसे पहले हमने देखा 27 बार संशोधन किया जा चुका है, हम कल कर चुके थे अमेरिकी संविधान में। उसके बाद हमने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। 10 फिजिकल क्वांटिटीज में हमने देखा कुछ जो प्रथम 10 संशोधन थे उनको कहता है बिल ऑफ राइट्स होती हैं, और कुछ डिराइव्ड यानी कि उनको कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। उसके बाद तो प्रथम जो 10 संशोधन थे उनको हम बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज तो हो गई। प्रथम जो संशोधन हुआ था अमेरिकी संविधान में वो हुआ था 1791 में, और संविधान बना था आपका 4 मार्च 1789 में। तो ये आपका संविधान अनुमोदित किया गया इस दिन को। प्रकार पड़े वेक्टर क्या होता है उसको यहाँ पे अनुमोदित किया गया संविधान को, टाइप जिसमें हमने इक्वल वेक्टर, नेगेटिव, और ये जो प्रथम संशोधन होता है अमेरिकी संविधान में वो आपका 1791 में आपका होता है, यानी कि प्रथम संशोधन जो होता है वो 2 वर्षों के बाद में किया जाता है प्रथम संविधान। तो हमने ये चीजें और टोटल जो यूएसए के संविधान में संशोधन हो चुका है वो आपका 27 बार कंप्लीट संशोधन हो सकता है। प्रथम 10 जो संशोधन थे उनको कहते हैं बिल ऑफ राइट्स के नाम से उनको हम जानते हैं। बात कर लेते हैं जब अमेरिकी संविधान बन के तैयार हो गया तो अमेरिकी संविधान ने राष्ट्रपति और